नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान किसान। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में बिरजू नाम का किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे, यही उसका संसार था। गुजारा करने के लिए वह अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार के लिए दो वक्त का खाना जुटा पाता था। कहने को उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी वह काफी खुश था। एक दिन दोपहर को वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, काश बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें भी अच्छी हो जाए। तभी उसकी पत्नी भी कहती है, जी हाँ, सही कहा आपने। अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफी अनाज हम किसानों के पास आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती है, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम यह होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है और सूखने लगती है। बिरजू की फसल भी पूरी तरह से बेकार हो जाती है। ये देखकर बिरजू कहता है, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी ले रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा? बिरजू सोच में पड़ जाता है। यह सुनकर बिरजू की पत्नी बिरजू को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतो भैया शहर गए हैं, हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसे कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। यह सुनकर बिरजू कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल दो ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं या फिर खेत बेच दूं। लेकिन बिरजू खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि उनके पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में बिरजू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर संतों के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह बिरजू शहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ। कोशिश पूरी करूँगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए, हमारा खर्चा ही कितना है। और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं मायके भी रह आऊंगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाइए। बिरजू के जाते वक्त बिरजू की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। यह देखकर बिरजू कहता है, यह पैसे कहाँ से आए? बिरजू की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके यह पैसे जमा किए थे, अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। यह लीजिए, रख लीजिए, काम आएंगे। बिरजू थैला उठाता है, इसी में उन पैसों को रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वह काम ढूंढना शुरू करता है, लेकिन पूरा दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है, लेकिन कोई काम नहीं मिलता है। उसके बाद वह एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में दो जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे यार, 3 दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौट कर नहीं आना है। सही कहा मालिक, आपकी निगाहें तो बहुत तेज है। जेब कतरे आपस में बात करते रहते हैं। चलो अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा और तू इसका थैला लेकर 1-9-11 हो जाना। मालिक, वह सब तो ठीक है, लेकिन 1-9-11 नहीं, 9-2-11 होना है। बकवास बंद कर और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतरा बिरजू के पास जाकर उससे बात करने लगता है, अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन?
मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो बिरजू है। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा नाम क्यों भूल रहा हूँ। अच्छा और बताओ क्या हाल है? अरे क्या बताऊँ भैया, गांव से शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी तभी एक जेब कतरा बिरजू का थैला लेकर 9-2-11 हो जाता है। तभी पहला जेब कतरा कहता है, अरे भाई लगता है पहचानने में गलती हो गई, चलो मैं चलता हूँ। बिरजू मन ही मन सोचता है कि कितने अजीब लोग हैं, शहर के पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में बिरजू की नजर अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहां पर थैला न देखकर वह काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़ा ही निर्दय है, गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वही उसकी मदद करें। इतने में बिरजू के पीछे से बचाओ बचाओ की एक दर्द भरी आवाज आती है। बिरजू उस आवाज को सुनते हुए पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहां एक घायल व्यक्ति जमीन पर नीचे पड़ा हुआ है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा है। बिरजू तुरंत जाकर उस व्यक्ति को बैठाता है और उसकी घायल स्थिति को देखकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करता है। हॉस्पिटल ले जाकर वह डॉक्टर से बात करता है और उसे देखने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर साहब उसे देखकर बोलते, यह बहुत घायल है और दर्द के मारे कराह रहे हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखता है और कहता है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। इसके लिए बिरजू को कुछ पैसे काउंटर पर जमा करने के लिए बोलते हैं। यह सुनकर बिरजू आश्चर्य में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, इस शहर में मैं नया हूँ। आज सुबह ही मैं शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम तो मिला नहीं, ऊपर से मेरा थैला भी किसी ने चुरा लिया। मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। मैं खुद भूखा प्यासा काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ। लेकिन तभी मुझे ये इंसान जमीन पर घायल पड़े दिखाई दिए और मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया। डॉक्टर उस व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद बाहर निकलते हैं। तभी बिरजू अपनी जेब से एक पर्स निकालता है जो उसे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाते हुए उसकी जेब से गिरते हुए मिल गया था। वह उसे डॉक्टर को दिखाते हुए कहता है, डॉक्टर साहब, यह इन्हीं का पर्स है। मैंने तो इसे खोला भी नहीं है। देख लीजिए, शायद इसमें पैसे हो। डॉक्टर उस पर्स को चेक करता है तो उसमें बहुत सारे आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब डॉक्टर उनकी आईडी कार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो शहर के सबसे अमीर आदमी है। वो तुरंत बिरजू से कहता है, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। ये शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। बिरजू तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। डॉक्टर बिरजू को शाबाशी देता है और कहता है, कल सुबह इन्हें होश आ जाएगा। तुम कल सुबह आकर इनसे मिल लेना, और वापस इलाज वाले कमरे में चला जाता है। बिरजू रात भर उस गार्डन में ही सोता है और सुबह होते ही वह हॉस्पिटल वापस आ जाता है। बिरजू डॉक्टर से उनके तबीयत के बारे में पूछता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब बिल्कुल ठीक है, उनसे चाहो तो मिल सकते हो। डॉक्टर साहब उस व्यक्ति से बिरजू का परिचय कराते हुए कहते हैं कि इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। घायल स्थिति में यही आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। यह सुनकर करमचंद जी उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी जान बचाने के लिए। तभी करमचंद जी उनके बारे में पूछताछ करते हैं कि कौन हो और क्या करते हैं। तभी बिरजू कहता है, मैं गांव से शहर आया हूँ एक अच्छे से काम की तलाश में, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला है। मेरे ऊपर कर्जा है। मैं उस कर्ज से मुक्त होने के लिए शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ।
करमचंद जी यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि यह व्यक्ति इतनी परेशानी में होते हुए भी मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। वो बिरजू से कहते हैं, मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस समय में भी तुम जैसा अच्छा और ईमानदार इंसान है। एक काम करना, कल मेरी छुट्टी है तो तुम कल सुबह ठीक इसी समय आना। मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा काम है। बिरजू शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला जाता है और अगले दिन ठीक उसी समय हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल से वे दोनों करमचंद जी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर में प्रवेश करते वक्त बिरजू उनके एक बड़े से महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह व्यक्ति कितने अमीर होंगे। बिरजू अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी करमचंद जी नौकर से उसके लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं। करमचंद जी बिरजू को नाश्ता पानी के लिए कहते हैं और 15 मिनट में आता हूँ बोलकर अंदर जाते हैं। बिरजू खा पीकर थोड़ा आराम करता है। तभी करमचंद जी आते हैं और बिरजू को अपने फैक्ट्री के बारे में बताते हैं जिसमें खेती से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। खाने पीने का कोई झंझट नहीं है। वहां पर खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर मिलेगा। अगर तुम सहमत हो तो तुम इस काम को कर सकते हो। बिरजू कहता है, यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी बिरजू एक किसान है, खेती बाड़ी के बारे में उसे बहुत अच्छे से पता है और वो इस काम को अच्छे से कर सकता है। करमचंद जी बिरजू को अपने परिवार को भी यहाँ ले आने के लिए कहते हैं। गिरधर जी कहते हैं, तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ लाकर रह सकते हो। करमचंद जी बिरजू को कुछ पैसे देते हैं जिससे वह अपने कर्ज को चुका पाए। फिर बिरजू गांव जाता है और अपनी कर्जे को पूरी तरह चुका देता है और अपने परिवार के साथ शहर वापस लौट आता है। करमचंद जी बिरजू के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं और उनके खाने पीने का और रहने का ख्याल भी रखते हैं। बिरजू खूब मन लगाकर फैक्ट्री में काम करता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है। अब बिरजू पूरी तरह आजादी महसूस करता है और अपने मालिक का शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।